नमस्ते। आज हम बिहार की न्यू एज इकोनॉमी की गहराई में उतरेंगे। नमस्ते। अक्सर जब बिहार की बात होती है तो लोगों के मन में एक ही तस्वीर आती है। हाँ, एक कृषि प्रधान राज्य की। बिल्कुल। लेकिन आज हम उस तस्वीर से कहीं आगे की बात करेंगे। हम अब सिर्फ एक एग्रेरियन स्टेट नहीं है, अब हम फूड प्रोसेसिंग और ग्लोबल टूरिज्म का एक हब बन रहे हैं। बिल्कुल सही कहा। और आज जो हमारी बातचीत का आधार है वो बिहार के औद्योगिक परिदृश्य और पर्यटन सर्किट पर एक काफी विस्तृत लेख है। हम 2025-26 के जो अपडेटेड आंकड़े हैं उनके साथ देखेंगे कि जमीनी हकीकत कैसे बदल रही है। तो आज हमारा मकसद है बिहार की अर्थव्यवस्था के उन छिपे हुए पहलुओं को सामने लाना जो अक्सर नजरअंदाज कर दिए जाते हैं। हम बात करेंगे इसके उभरते उद्योगों की, सुनियोजित तरीके से बनाए गए पर्यटन सर्किट्स की और हाँ, उन खास उत्पादों की जिन्होंने बिहार को दुनिया के नक्शे पर एक अलग ही पहचान दी है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं बिहार के औद्योगिक ताने बाने से। ये समझना जरूरी है कि बिहार की औद्योगिक शक्ति की जड़ें असल में हैं कहाँ। हाँ, और यहीं पर मुझे लगता है पहली गलत धारणा टूटती है। बिहार का मतलब सिर्फ खेत और खलियान नहीं है। नहीं, अब नहीं है। अब यहाँ कपड़ा, चमड़ा और यहाँ तक कि आईटी जैसे क्षेत्रों में भी काफी काम हो रहा है। पर मुझे लगता है कि असली कहानी कृषि और उद्योग के संगम में छिपी है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। बिहार की नींव आज भी कृषि आधारित उद्योगों पर ही टिकी है और सच कहूं तो यही इसकी सबसे बड़ी ताकत भी है। अच्छा, वो कैसे? सोचिए, हमारे पास उपजाऊ जमीन है, पानी की कमी नहीं है और मेहनती लोग हैं। तो नई नीतियां बस इसी ताकत को एक संगठित औद्योगिक रूप दे रही हैं। ये अर्थव्यवस्था को ज्यादा स्थिर और मजबूत बनाने की दिशा में एक सोचा समझा कदम है। इसी कृषि आधारित उद्योग में एक आंकड़ा है जो मुझे हमेशा हैरान कर देता है। मखाना। मखाना। कहा जाता है कि दुनिया का लगभग 90% मखाना बिहार से आता है। ये तो अविश्वसनीय संख्या है। 90%? दरभंगा, मधुबनी, पूर्णिया, ये तो मखाना के गढ़ हैं। पर सवाल ये है कि क्या हम इस 90% का पूरा फायदा उठा पा रहे हैं या हम सिर्फ कच्चा मखाना बेच रहे हैं? बहुत अच्छा सवाल है और यहीं पर फूड प्रोसेसिंग का जादू काम आता है। पहले हम सिर्फ मखाना उगाते थे, अब हम उसे प्रोसेस कर रहे हैं। जैसे रोस्टेड मखाना, फ्लेवर्ड मखाना। हाँ, रोस्टेड मखाना, फ्लेवर्ड मखाना, मखाना आटा, ये सब वैल्यू एडिशन है। इससे किसानों की आय भी बढ़ती है और रोजगार के नए अवसर भी पैदा होते हैं। और मखाना तो सिर्फ एक उदाहरण है। ये पैटर्न हमें दूसरे उद्योगों में भी दिखता होगा? बिल्कुल। चीनी उद्योग को ही देख लीजिए। उत्तर पश्चिम बिहार, खासकर पश्चिम चंपारण और गोपालगंज, ये तो दशकों से गन्ने का कटोरा रहा है। सही बात है। ये चीनी मिलें सिर्फ उद्योग नहीं है, ये उस पूरे इलाके की अर्थव्यवस्था का केंद्र है। फिर डेयरी सेक्टर को देखिए। कॉमफेड, जिसे हम सब सुधा डेयरी के नाम से जानते हैं, सुधा डेयरी, हाँ। वो एक शानदार सहकारी मॉडल है। वो सिर्फ दूध नहीं बेच रहा, उसने लाखों ग्रामीणों, खासकर महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त किया है। और मैंने सुना है कि अब इस लिस्ट में एक नया नाम जुड़ रहा है, चाय। हाँ। जब हम चाय के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में असम या दार्जिलिंग आता है, बिहार तो कभी नहीं आता। लेकिन अब आएगा। किशनगंज जिले में चाय की खेती बहुत तेजी से बढ़ रही है। वहाँ की मिट्टी और जलवायु इसके लिए काफी अनुकूल पाई गई है। ये दिखाता है कि बिहार का कृषि परिदृश्य कितना विविध और संभावनाओं से भरा है। ये सब तो वो उद्योग हैं जो जमीन के ऊपर हैं, लेकिन बिहार की एक और बड़ी औद्योगिक कहानी जमीन के नीचे से शुरू होती है। बरौनी की तरफ चलें? हाँ, जरूर। देखिए, जब आप बिहार में भारी उद्योग के बारे में सोचते हैं तो आपको बेगूसराय के बरौनी के बारे में सोचना ही होगा। इंडस्ट्रियल हार्टलैंड ऑफ बिहार। बिल्कुल, ये हमारा औद्योगिक दिल है। यहाँ इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी IOCL की एक विशाल तेल रिफाइनरी है, एक बड़ा उर्वरक संयंत्र है। और जो लोग परीक्षाओं की तैयारी करते हैं वो ध्यान रखें, इन PSU के नाम अक्सर पूछ लिए जाते हैं। अच्छा, बरौनी के अलावा मुझे लगता है रेलवे का योगदान भी बहुत बड़ा है, जिसे अक्सर लोग भूल जाते हैं। बहुत बड़ा। नालंदा के हरनौत में कैरेज रिपेयर वर्कशॉप हो या मढ़ौड़ा की डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री, ये सिर्फ रेलवे के लिए काम नहीं कर रहे। ये अपने आसपास एक पूरा इकोसिस्टम बनाते हैं। बिल्कुल। छोटे सहायक उद्योग, लॉजिस्टिक्स और हजारों लोगों के लिए रोजगार, ये वो विशालकाय इंजन है जो चुपचाप राज्य की अर्थव्यवस्था को आगे खींच रहे हैं। और एक और उद्योग है जो परंपरा और आधुनिकता को एक साथ जोड़ता है,
हमारा कपड़ा और रेशम उद्योग। और जब हम रेशम की बात करते हैं तो भागलपुर का नाम तो सबसे पहले आता है। सिल्क सिटी। उसे यूं ही सिल्क सिटी नहीं कहते। वहां का टसर सिल्क अपनी अनूठी बनावट और चमक के लिए दुनिया भर में मशहूर है। ये सिर्फ एक कपड़ा नहीं है, ये एक कला है जो पीढ़ियों से चली आ रही है। और अब सरकार इसे गया में बन रहे मेगा टेक्सटाइल पार्क जैसी पहलों से और बढ़ावा दे रही है, ताकि इस पारंपरिक हुनर को एक ग्लोबल मार्केट मिल सके। ये बड़े बड़े प्लांट और उद्योग तो अर्थव्यवस्था का ढांचा है, लेकिन बिहार की असली सॉफ्ट पावर वो तो इसके इतिहास और संस्कृति में है। और अब पर्यटन के जरिए इस सॉफ्ट पावर को भी भुनाया जा रहा है ना? एकदम सही। जो बिहार पर्यटन नीति 2023 है, जो 2028 तक लागू रहेगी, वो इसी सोच पर आधारित है। अच्छा। इसका लक्ष्य सिर्फ पर्यटकों की संख्या बढ़ाना नहीं, बल्कि उनके अनुभव को बेहतर बनाना है। और इसका सबसे बड़ा जरिया है टूरिज्म सर्किट का कॉन्सेप्ट। इस सर्किट के कॉन्सेप्ट को थोड़ा और आसान भाषा में समझाइए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हम बिखरे हुए पर्यटन स्थलों को एक थीम के धागे में पिरो रहे हैं, एक कहानी की तरह। हाँ, बिल्कुल। मान लीजिए कोई बौद्ध धर्म में रुचि रखता है, तो हम उसे एक बना बनाया पैकेज दे रहे हैं, बौद्ध सर्किट। उसमें बोध गया से लेकर नालंदा और वैशाली तक सब कुछ शामिल है। इससे पर्यटक के लिए यात्रा प्लान करना बहुत आसान हो जाता है। और इन सर्किट्स में सबसे मशहूर तो बौद्ध सर्किट ही है। इसे बिहार पर्यटन का हृदय भी कहा गया है। बोध गया, राजगीर, नालंदा, ये नाम तो दुनिया जानती है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि क्या सिर्फ इन बड़े नामों से पूरा सर्किट चल जाता है? मतलब इन जगहों के बीच की कनेक्टिविटी, होटल्स, अच्छे गाइड्स, क्या वो इंफ्रास्ट्रक्चर उस स्तर का है जो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक उम्मीद करते हैं? आपका सवाल बहुत जरूरी है और यही सबसे बड़ी चुनौती भी है। देखिए, बिहार के टूरिज्म सर्किट्स को ध्यान से देखिए। बोध गया और राजगीर सिर्फ रिलीजियस प्लेसेस नहीं है, ये बिहार की इकोनॉमी के बड़े इंजन्स हैं। सही बात है। ये अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को आकर्षित करते हैं, जिससे विदेशी मुद्रा आती है और स्थानीय स्तर पर रोजगार पैदा होता है। लेकिन आपका सवाल सही है, अभी भी लास्ट माइल कनेक्टिविटी और वर्ल्ड क्लास होटलों की थोड़ी कमी है। तो इस पे काम हो रहा है? हाँ, पर्यटन नीति 2023 का सबसे बड़ा फोकस इसी गैप को भरने पर है, खासकर प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप यानी पीपीपी मॉडल के जरिए। ऐसा लगता है कि बिहार एक तरह का आध्यात्मिक सुपरमार्केट बना रहा है, जहां हर प्रमुख आस्था के लिए एक सर्किट मौजूद है। बौद्ध सर्किट के बाद जैन सर्किट भी है। हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। जैन सर्किट भगवान महावीर के जीवन से जुड़े पवित्र स्थानों को जोड़ता है, जैसे पावापुरी, जहां उन्होंने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया, पावापुरी, हाँ। और कुंडलपुर, लछवाड़, ये जैन श्रद्धालुओं के लिए सबसे बड़ी तीर्थ यात्राओं में से एक है। फिर रामायण सर्किट भी है, जो हमारी सांस्कृतिक जड़ों को और गहरा करता है। बिल्कुल। रामायण सर्किट भगवान राम और माता सीता की कहानियों से जुड़े स्थानों की यात्रा है। इसमें सीतामढ़ी का पुनौरा धाम शामिल है, जिसे माता सीता का जन्म स्थान माना जाता है। अच्छा। बक्सर है, जहां माना जाता है कि उन्होंने ताड़का का वध किया था, और दरभंगा का अहिल्या स्थान भी है। ये सिर्फ पर्यटन स्थल नहीं, ये हमारी जीती जागती विरासत है। और सिखों के लिए तो पटना साहिब से पवित्र कोई जगह हो ही नहीं सकती। निश्चित रूप से सिख सर्किट का केंद्र तख्त श्री पटना साहिब है, जो गुरु गोबिंद सिंह जी का जन्म स्थान है। ये सिखों के 5 पवित्र तख्तों में से एक है। गुरु का बाग जैसे अन्य गुरुद्वारे भी इस सर्किट का हिस्सा है। दुनिया भर से सिख श्रद्धालु यहाँ आते हैं, और यह बिहार के लिए बड़े गर्व की बात है। इन सब आध्यात्मिक सर्किट से अलग एक इको सर्किट भी है। ये बिहार की एक ऐसी तस्वीर दिखाता है जो लोग अक्सर नहीं देखते। और ये तस्वीर बहुत खूबसूरत है। इको सर्किट प्रकृति और वन्य जीवन पर केंद्रित है। इसमें पश्चिम चंपारण का वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व, जो बिहार का इकलौता टाइगर रिजर्व है, बिल्कुल। फिर राजगीर की शांत घोड़ा कटोरा झील है, और नवादा का मनमोहक ककोलत जलप्रपात है। ये सर्किट दिखाता है कि बिहार में सिर्फ इतिहास और आध्यात्म ही नहीं, बल्कि अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य भी है। तो चुनौती ये है कि हम इस पर्यटन को कैसे बढ़ावा दें कि पर्यावरण को कोई नुकसान ना पहुंचे। यही सबसे बड़ी चुनौती है, सस्टेनेबल टूरिज्म। पर्यटन में हम अपनी विरासत को दुनिया के सामने रख रहे हैं, लेकिन बिहार के पास कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो इतनी खास हैं, इतनी अनूठी हैं कि उन्हें पहचान और सुरक्षा दोनों की जरूरत है।
और यहीं पर जीआई टैग्स की कहानी शुरू होती है। हाँ, जीआई यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। इसका असल में मतलब क्या है? ये किसी उत्पाद के लिए एक तरह का सर्टिफिकेट या आश्वासन है। ये बताता है कि ये उत्पाद एक खास भौगोलिक इलाके से आता है और इसकी क्वालिटी, इसकी प्रतिष्ठा, वो सब उसी इलाके की देन है। एक तरह से उस उत्पाद का कॉपीराइट है जो उसे नकल से बचाता है। जब मैं जीआई टैग के बारे में सोचता हूँ तो मेरे दिमाग में दार्जिलिंग चाय या कांचीपुरम सिल्क आता है। मुझे ये अंदाजा नहीं था कि बिहार के पास इतनी लंबी लिस्ट है। जैसे पश्चिम चंपारण का मरचा चावल, मैंने तो इसका नाम भी पहले नहीं सुना था। मरचा चावल अपनी अनूठी सुगंध और स्वाद के लिए जाना जाता है। उसका दाना काली मिर्च जैसा दिखता है, इसीलिए उसका नाम मरचा पड़ा। अच्छा। और आपका सवाल बहुत अच्छा है कि इस टैग से असल में फर्क क्या पड़ता है। हाँ, मतलब मुजफ्फरपुर के लीची किसान या मधुबनी की एक कलाकार की जिंदगी में इस टैग से क्या बदलाव आता है? बहुत बड़ा बदलाव आता है। पहला, उन्हें अपने उत्पाद की बेहतर कीमत मिलती है क्योंकि अब उसकी एक ब्रांड वैल्यू है। दूसरा, उन्हें नकल से सुरक्षा मिलती है। कोई और अपने चावल को मरचा चावल कहकर नहीं बेच सकता। और पहचान मिलती है। हाँ, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक पहचान मिलती है। और जो लोग परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये बहुत जरूरी है। ये नाम सीधे सीधे पूछे जाते हैं। मुजफ्फरपुर की शाही लीची, भागलपुर का जरदालू आम और कतरनी चावल, पश्चिम चंपारण का मरचा चावल, ये नाम याद होने ही चाहिए। और ये लिस्ट सिर्फ कृषि उत्पादों तक सीमित नहीं है, है ना? इसमें कला भी शामिल है। बिल्कुल। मिथिला क्षेत्र की मधुबनी पेंटिंग इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जीआई टैग ने इस लोक कला को एक वैश्विक मंच पर स्थापित किया है। इसी तरह औरंगाबाद और गया का मगही पान भी इस लिस्ट में है। वाह। यह विविधता दिखाती है कि बिहार की मिट्टी और यहाँ के लोगों के हुनर में कितनी गहराई है। ये सिर्फ कृषि नहीं, ये कला है, संस्कृति है और एक अनूठी पहचान है। तो आज की हमारी बातचीत का सार ये है कि बिहार की अर्थव्यवस्था अब मतलब एक तरफा नहीं रही। बिल्कुल। ये पारंपरिक कृषि, भारी उद्योग, समृद्ध सांस्कृतिक पर्यटन और अनूठे स्थानीय उत्पादों का एक गतिशील मिश्रण है। ये एक ऐसा राज्य है जो अपनी जड़ों को मजबूती से पकड़कर भविष्य की ओर देख रहा है। और हमने देखा कि बिहार अपनी विरासत का लाभ उठाकर भविष्य का निर्माण कैसे कर रहा है। तो यहाँ विचार करने वाला एक महत्वपूर्ण सवाल ये है कि जैसे जैसे ये उद्योग और पर्यटन बढ़ेंगे, राज्य अपनी सदियों पुरानी सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत को बचाने और इस नए औद्योगिक विकास के बीच संतुलन कैसे बनाएगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आने वाले समय में यही सबसे बड़ी चुनौती और सबसे बड़ा अवसर होगा। इकोनॉमिक ज्योग्राफी आपके अंतिम चयन का पुल है। अगली बार हम जनसांख्यिकी और जनगणना 2011 बनाम 2024 के अनुमानों पर चर्चा करेंगे। बने रहिए बिहार मैटर्स के साथ। जय हिंद। जय हिंद।